अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम यूनानी ग्रीक जुबान के लफ्ज ओटोमोस से लिया गया है, जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम, इनडिविजिबल। एक वक्त ऐसा था जब यह तस्वुर किया जाता था कि एटम मादे का छोटे से छोटा जर्रा है। एटम के अंदर मजीद छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, अब हम ये जानते हैं, और उनके नाम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइंसदान हमेशा से ख्वाहिशमंद थे कि मादे का छोटे से छोटा जरा मालूम कर सके। यूनानी फिलोसोफर डेमोक्रेट्स ने 585 यानी 585 एडी कबल मसीह में मफरूजा पेश किया कि एटम मादे का छोटे से छोटा जर्रा है। यूनानी जुबान में एटम का मतलब है नाकाबिले तकसीम। रदरफोर्ड ने 1911 में दरियाफ्त किया कि एटम का एक मरकजी हिस्सा है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के मुख्तलिफ मज़ाहिर मसलन रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने सबसे पहले दरियाफ्त किया कि पॉजिटिव चार्ज एटम के मरकजी हिस्से न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस के गिर्द गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। सबसे सादा एटम हाइड्रोजन का है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। हम एक एलिमेंट को उसके न्यूक्लियस के लिहाज से बयान करते हैं। अहम बात है, केमिस्ट्री में भी आपको ये बात समझनी है, जब भी हम किसी एलिमेंट्स को बयान करें, उसकी वजाहत करें, तो हम उसके न्यूक्लियस के लिहाज से बयान करते हैं, और उसके लिए हम जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं उनमें एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, और इसे हर्फ कैपिटल Z से जाहिर किया जाता है। एक दफा फिर सुन लें, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, और इसे हर्फ Z कैपिटल से जाहिर किया जाता है। जबकि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है, और उसे हर्फ N से जाहिर किया जाता है। न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास नंबर भी कहा जाता है, और इसे हर्फ कैपिटल A से जाहिर किया जाता है, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इज द एटॉमिक नंबर एंड N इज द न्यूट्रॉन नंबर। अहम बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीबन बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 टाइम जो है वो भारी होता है। एक एटम का मास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास के मजमूए के बराबर होते हैं। इनके दोनों को सम अप कर लिया जाता है। तस्वीर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। एक एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। यहां पे आपको ऑर्बिट्स नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस में P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन, और जो गोल दायरा जो डॉटेड जो है ब्लू कलर में, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आमतौर पर एटम को अलामत X, A कैपिटल ऊपर वाली साइड पे और उसकी बेस पे Z से जाहिर किया जाता है। स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनके न्यूक्लियस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें अलामत H1 नीचे 1 से जाहिर किया जाता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी मौजूद है, आप उसको देखिए कि न्यूक्लियोटाइड जिसको अलामत से जाहिर किया गया है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें। तो सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर मालूम करते हैं, जो कि उसका 6 है,
और इसी तरह आप न्यूट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद, जो एटॉमिक मास है वो 13 है, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, इसलिए न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 होगी। ये एलिमेंट्स का कार्बन 6 का आइसोटोप्स है और इसको C6 से लिखा जाता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यकसा यानी बराबर हो, लेकिन उनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। फिर समझ लें, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर Z कैपिटल यकसा इक्वल, लेकिन उनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आपको स्क्रीन पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो आपको नजर आ रहा है, आप इनको जरा देखें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जबकि एक इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे एटम और उसके अज्जा की जिसामत बताई जा रही है। एटम 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस की 10⁻⁻14 मीटर, प्रोटॉन की 10⁻⁻15 मीटर एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन जो है 10⁻⁻18 मीटर के है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसी तरह न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के प्रोटॉन्स के दरमियान एक जबरदस्त रिपेल दफा यानी दूर करने की फोर्स मौजूद होती है। क्या वजह है कि इस फोर्स के बावजूद एक दूसरे से ये जुदा नहीं होते? तो इसकी वजह यह है कि इनके दरमियान कशिश यानी अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद होती है, जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की रेंज बहुत ही कम है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। बड़ी अहम बात है, आप इसको मेमोराइज करें क्योंकि ये बड़ी आपको MCQs में ये सवाल पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, कि क्या वजह है कि जो एटम हैं वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते जबकि उनके दरमियान पार्टिकल्स की वजह से एक जबरदस्त रिपेल की फोर्स भी मौजूद होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ऐसा है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैकरल ने 1896 में हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि यूरेनियम साल्ट से नजर ना आने वाली रेडिएशंस खारिज होती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर सकती हैं, मतलब इसको फॉगी कर सकती हैं। उससे यह भी मुशाहिदा किया कि रेडिएशंस गैसेस को आयनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। बादशाह दूसरे साइंसदानों के तजर्बात से साबित हुआ कि कुछ मजीद एलिमेंट से भी रेडिएशन खारिज होती है। इस बारे में सबसे अहम तहकीक 2 साइंसदानों मैरी क्यूरी और उसके हामिद पेरी ने की। उन्होंने 2 ऐसे नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो रेडिएशंस खारिज करते थे। इन एलिमेंट्स का नाम पोलोनियम और रेडियम रखा गया। इस तरह कुछ एलिमेंट से रेडिएशन खारिज होने के मजहर को मैरी क्यूरी ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। हेनरी बैकरल के मजीद तजर्बात ने साबित किया कि रेडियो एक्टिविटी दरअसल गैर क़याम पजीर न्यूक्लियाई के टूटने की वजह से वकूअ पजीर होती है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा अमल है जिसके जरिए गैर क़याम यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई, गैर क़याम पजीर न्यूक्लियाई से कुदरती तौर पर खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज होती रहती हैं। आपको ये स्क्रीन पे फोटोग्राफिक फिल्म नजर आ रही है जिसके ऊपर आपको अल्फा पार्टिकल जो है गैमा रेज और बीटा पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहे हैं, लेड का ब्लॉक नजर आ रहा है और रेडियो एक्टिव सोर्स नजर आ रहा है। तो बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशंस की 3 अकसाम हैं और इनके जो पाथ हैं वो डिफरेंट, इनके रास्ते डिफरेंट हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में 3 अकसाम की रेडिएशन खारिज होती हैं। इन तक 3 अकसाम की रेडिएशन की जो स्कीम है उसके मुताबिक रेडियो एक्टिव सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडियो एक्टिविटी के जरिए खारिज होने वाली रेडिएशन 3 अज्जा में तकसीम हो जाती है।
जो रेडिएशंस बाएं तरफ मुड़ जाती है उनको अल्फा रेडिएशंस कहते हैं। जो रेडिएशन दाएं तरफ, बाएं तरफ मीन लेफ्ट साइड पे और दाएं तरफ मीन राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है उनको बीटा रेडिएशंस कहते हैं। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। कुछ रेडिएशन सीधी रहती हैं और उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करती क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता। इन रेडिएशंस को गैमा रेडिएशंस कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिससे ये रेडिएशंस खारिज हों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एटमॉस्फेयर में अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस के सोर्सेज सिर्फ अल्फा गैमा आप देख लें कि पत्थरों और मिट्टी में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो आपको ये बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है रेडॉन गैस 20% है, फॉल आउट 2% है और कॉस्मिक रेज जो हैं 21% है। बैकग्राउंड रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव अशिया की वजह से मौजूद रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। हम बात है एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव अशिया की वजह से मौजूद रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती हैं। हमारे सैटेलाइट्स जमीन में हर जगह पत्थरों, मिट्टी, पानी और हवा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आसार पाए जाते हैं। ये नेचुरल रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। इसका हमारे माहौल में इतना ही हिस्सा है जितना सूरज की रोशनी और बारिश का। खुशकिस्मती से हमारा जिस्म इन रेडिएशंस को बर्दाश्त कर सकता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इन रेडिएशंस को हमारा जिस्म बर्दाश्त। ताहम जहां रेडिएशंस की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है वहां ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जमीन और उस पर बसने वाले तमाम जानदार चीजें बैरूनी खला से भी ये रेडिएशंस हासिल करती हैं। इन रेडिएशंस को कॉस्मिक रेडिएशंस भी कहते हैं जो इब्तदाई तौर पर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल और बहुत बड़े न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होते हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स से टकराती हैं तो सेकेंडरी रेडिएशंस पैदा होती हैं। इन सेकेंडरी रेडिएशंस में एक्स रेज, प्रोटॉन्स, म्यून्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं।